Hi dear friends, this is Jnaneshwar and welcome to our online platform Biocatalyst Life Science Academy. Today we will discuss on photorespiration. Photorespiration which happens in light and oxygen dependent evolution. तो photorespiration जो है वो क्या है कि light and oxygen dependent evolution of CO2, यहाँ पर जो CO2 फिक्स किया था केल्विन साइकिल में प्लांट ने उसको रिलीज किया जाता है इन फोटो रेस्पिरेशन। तो फोटो रेस्पिरेशन को और भी कहा जाता है C2 साइकिल कहा जाता है या ऑक्सीडेटिव फोटोसिंथेटिक कार्बन साइकिल, वाइल जो C3 है उसको कहा जाता है रिडक्टिव फोटोसिंथेटिक कार्बन साइकिल। तो जो रिएक्शन है C2 साइकिल का या फोटो रेस्पिरेशन का, उसमें क्या होता है 2-RUBP, 2 molecules of ribulose 1,5-bisphosphate react with 2 molecules of oxygen। तो यहाँ पर रुबिस्को की ऑक्सीजिनेज एक्टिविटी काम करती है। रुबिस्को के पास कार्बोक्सिलेज और ऑक्सीजिनेज दोनों भी एक्टिविटीज़ होती है। तो यहाँ पर ऑक्सीजिनेज एक्टिविटी काम करती है और यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल्स बनते हैं फॉस्फोग्लाइकोलेट के एंड यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल बनते हैं 3-फॉस्फोग्लिसरेट के। तो 2-फॉस्फोग्लाइकोलेट विच इज़ 2 कार्बन कंपाउंड, यानी कि ये 2 मॉलिक्यूल है तो ये 10 कार्बन हो गए RUBP के, और 2-फॉस्फोग्लाइकोलेट 2 कार्बन कंपाउंड है 2 मॉलिक्यूल है तो ये टोटल 4 कार्बन हो गए, और 3-फॉस्फोग्लिसरेट 3 कार्बन कंपाउंड है, इसके 2 मॉलिक्यूल बनेंगे यानी कि 6 कार्बन हो गए। तो 4 + 6 कितने हो गए 10 कार्बन यहाँ पर, यानी कि 10 कार्बन यहाँ पर रिलीज किए जाएंगे इन द फॉर्म ऑफ फॉस्फोग्लाइकोलेट के 2 मॉलिक्यूल विच इज़ 2 कार्बन कंपाउंड एंड 3-फॉस्फोग्लिसरेट के 3 मॉलिक्यूल्स। बट यहाँ पर ऑक्सीजनेज एक्टिविटी क्यों काम करती है? जब प्लांट में हाइयर टेम्परेचर होगा, प्लांट के एनवायरनमेंट में हाइयर टेम्परेचर होगा, तो प्लांट क्या करते हैं प्रिवेंट द वाटर लॉस बाय स्टोमेटल क्लोजिंग। स्टोमेटा क्लोज हो जाते हैं, और जैसे ही स्टोमेटा क्लोज हो जाएंगे कार्बन डाइऑक्साइड एंट्री नहीं कर पाएगा इनटू द मेसोफिल सेल्स, और कार्बन डाइऑक्साइड की एंट्री नहीं होगी तो जो कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन है वो डिक्रीज हो जाता है। बट लाइट है, टेम्परेचर हाई है, तो वहाँ पर जो वाटर है उसकी फोटोलाइसिस तो होती है। तो फोटोलाइसिस जब वाटर की होगी वहाँ पर जो ऑक्सीजन रिलीज होता है ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स से, उससे ऑक्सीजन का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो इंक्रीज हो जाता है, और यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो जाता है सेल्स में, और ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो जाता है। तो जो रुबिस्को के पास ऑक्सीजनेज एक्टिविटी होती है वो यहाँ पर काम करना शुरू करती है। तो सिंपल है, यहाँ पर CO2 का कॉन्सेंट्रेशन कम होगा, ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगा, तो उसकी ऑक्सीजनेज एक्टिविटी वर्क करेगी। तो जो ऑक्सीजनेज एक्टिविटी है, ऑक्सीजनेज एक्टिविटी से क्या होता है पार्शियल लॉस ऑफ CO2 फिक्स्ड बाय केल्विन साइकिल, या C3 साइकिल में जो कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स किया है, कार्बन को फिक्स किया है, उसका लॉस हो जाता है इन फोटो रेस्पिरेशन बाय द ऑक्सीजनेज एक्टिविटी ऑफ द रुबिस्को एंजाइम। तो उसकी वजह से क्या हो सकता है, तो ऑक्सीजनेज एक्टिविटी होगी तो यहाँ पर क्या बन रहा है दिस 2-फॉस्फोग्लाइकोलेट, एंड दिस फॉस्फोग्लाइकोलेट इनिबिट द 2 क्लोरोप्लास्ट एंजाइम। क्लोरोप्लास्ट के पास 2 एंजाइम्स होते हैं, और जो फोटो रेस्पिरेशन से फॉस्फोग्लाइकोलेट बना है वो इनिबिट कर देता है उन एंजाइम को। कौन कौन से एंजाइम है ट्रायोज फॉस्फेट आइसोमरेज एंड फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज, इन दोनों एंजाइम को इनिबिट किया जा सकता है बाय 2-फॉस्फोग्लाइकोलेट। तो उसको इनिबिट न हो उन एंजाइम को, तो जो 2-फॉस्फोग्लाइकोलेट बना है उसको मेटाबोलाइज किया जाता है बाय C2 ऑक्सीडेटिव फोटोसिंथेटिक कार्बन साइकिल। तो
ये जो फोटो रेस्पिरेशन है प्लांट में, जो सेल है मीजोफिल सेल, कौन कौन से सेल ऑर्गेनेल्स उसमें इवॉल्व होते हैं, तो क्लोरोप्लास्ट इवॉल्व होता है, पेरोक्सिसोम इवॉल्व होता है और माइटोकॉन्ड्रिया। ये 3 ऑर्गेनेल्स यहाँ पर फोटो रेस्पिरेशन में इवॉल्व होते हैं या इन्वॉल्व होते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि किस तरीके से फोटो रेस्पिरेशन या C2 साइकिल चलती है। तो जब लाइट हाई होगा, लाइट की इंटेंसिटी हाई होगी या हाई टेम्परेचर होगा, हाई टेम्परेचर है, लाइट इंटेंसिटी भी है, तो वहाँ से जो वाटर स्प्लिट होगा और वाटर स्प्लिट होने के बाद यहाँ पर क्या होगा, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इवॉल्व हो जाएगा। बट स्टोमेटा क्लोज है, स्टोमेटा क्लोज है, तो यहाँ पर जो CO2 ने अंदर आना चाहिए था लीव में या क्लोरोप्लास्ट के अंदर फिक्सेशन के लिए, वहाँ पर CO2 नहीं आता। तो जो ऑक्सीजन इवॉल्व हो रहा है प्लांट सेल्स में, वो ऑक्सीजन रिएक्ट होता है RUBP के साथ। तो यहाँ पर ये नंबर्स मेंशन करते हैं कि कौन सा एंजाइम यहाँ पर काम करता है। राइट हैंड साइड में यहाँ पर एंजाइम्स मैंने नोट डाउन किए हैं। तो RUBP यानी कि यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल RUBP के रिएक्ट होंगे 2 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन विथ 2 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, एंड यहाँ पर वर्क करता है एंजाइम रूबिस्को, दैट इज राइबुलोज 1,5-बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज। बट यहाँ पर उसकी कौन सी एक्टिविटी वर्क करती है, तो ऑक्सीजनेज। तो RUBP ये 5 कार्बन कंपाउंड है, उसके 2 मॉलिक्यूल है, तो उससे क्या क्या बनते हैं, फर्स्ट बनता है 2 फॉस्फोग्लाइकोलेट, फॉस्फोग्लाइकोलेट के 2 मॉलिक्यूल बनते हैं और 2 मॉलिक्यूल बनते हैं 3 फॉस्फोग्लिसरेट के। तो 3 फॉस्फोग्लिसरेट ये 3 कार्बन कंपाउंड है, 2 मॉलिक्यूल यानी कि यहाँ पर 6 कार्बन आ गए, और 2 फॉस्फोग्लाइकोलेट ये 2 कार्बन कंपाउंड है, 2 मॉलिक्यूल बने यानी कि 4 कार्बन यहाँ पर। तो 4 कार्बन और 6 कार्बन यानी कि 10 कार्बन हो गए इसके, 2 मॉलिक्यूल आप RUBP के आ गए। तो ये जो 4 कार्बन आए हैं यानी कि 2 फॉस्फोग्लाइकोलेट के जो 2 कार्बन कंपाउंड है, उससे क्या होता है आगे 3 कार्बन कंपाउंड बनाया जाता है। कौन सा, दैट इज 3 फॉस्फोग्लिसरेट ये वाला, और 1 कार्बन रिलीज किया जाता है बाय डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ फॉस्फोग्लाइकोलेट या आगे ग्लाइसिन का, और यहाँ पर एक CO2 रिलीज किया जाता है। तो ये है फोटो रेस्पिरेशन। तो किस प्रकार से ये जो 3 फॉस्फोग्लिसरेट है 3 कार्बन कंपाउंड बनता है फ्रॉम 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ फॉस्फोग्लाइकोलेट, वो हम आगे डिस्कस करते हैं। तो जो नेक्स्ट स्टेप है यहाँ पर कन्वर्ट होता है फॉस्फोग्लाइकोलेट इनटू ग्लाइकोलेट बाय फॉस्फेटेज एंजाइम। यहाँ पर एंजाइम होता है फॉस्फोग्लाइकोलेट फॉस्फेटेज। दिस एंजाइम कन्वर्ट द फॉस्फोग्लाइकोलेट टू द ग्लाइकोलेट, और यहाँ पर 2 वाटर मॉलिक्यूल को यूज़ किया जाता है, और यहाँ पर जो फॉस्फेट ग्रुप है फॉस्फोग्लाइकोलेट में, दोनों मॉलिक्यूल के फॉस्फेट ग्रुप यहाँ पर रिलीज किए जाएंगे और 2 मॉलिक्यूल वाटर के यहाँ पर यूटिलाइज किए जाते हैं। देन ये रिएक्शन सारा हो रहा है क्लोरोप्लास्ट में, यहाँ तक हो गया। बट ग्लाइकोलेट जो बना है क्लोरोप्लास्ट में, उसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है टू द पेरोक्सिसोम, एंड इन पेरोक्सिसोम ग्लाइकोलेट कन्वर्ट हो जाता है इनटू द ग्लाइकोक्सिलेट बाय एंजाइम ग्लाइकोक्सिलेट ऑक्सीडेज। यहाँ पर मेंशन किया है एंजाइम 3rd नंबर वाला कौन सा है, ग्लाइकोलेट ऑक्सीडेज। ग्लाइकोलेट कन्वर्ट होगा ग्लाइकोक्सिलेट में, बट यहाँ पर एक साइड रिएक्शन होती है। यहाँ पर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को यूज़ किया जाता है और ऑक्सीजन कन्वर्ट हो जाता है H2O2 में या हाइड्रोजन परऑक्साइड। यहाँ पर एंजाइम काम करता है कैटालेज। यहाँ पर लिखा है 4 नंबर का एंजाइम है कैटालेज। तो कैटालेज ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को यूज़ करता है और रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज बनाता है H2O2। तो इमीडिएटली उस H2O2 को न्यूट्रलाइज किया जाता है। यहाँ पर H2O2 से वाटर मॉलिक्यूल बनाया जाएगा और
एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल वहाँ पर रिलीज किया जाएगा और ये रिलीज्ड ऑक्सीजन मॉलिक्यूल फिर से ऑक्सीजन साइकिल में यहाँ पर यूज़ किया जाता है। O2 रिलीज होगा, एक O2 रिलीज हो गया, एक O2 न्यूली यहाँ पर यूटिलाइज किया जाएगा, 2 O2 मॉलिक्यूल यूटिलाइज किए जाएंगे और 2 H2O2 के मॉलिक्यूल फॉर्म होंगे, उससे 2 वाटर मॉलिक्यूल बनेंगे, एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल रिलीज किया जाएगा और ये रिलीज किया वाला जो ऑक्सीजन है फिर से यूटिलाइज किया जाएगा। तो नेक्स्ट यहाँ पर क्या होता है, ग्लाइकोक्सिलेट जो बना है, ग्लाइकोक्सिलेट कन्वर्ट होता है ग्लाइसिन में और एंजाइम होता है ग्लाइकोक्सिलेट ग्लूटामेट अमीनो ट्रांसफरेज। फिफ्थ एंजाइम क्या है, ग्लाइकोक्सिलेट ग्लूटामेट अमीनो ट्रांसफरेज। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस और ड्यूरिंग दिस रिएक्शन टू ग्लूटामेट कन्वर्ट हो जाते हैं टू अल्फा कीटोग्लूटारेट में और यहाँ पर जो ग्लाइसिन बना है, ग्लाइसिन चला जाता है नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया। और माइटोकॉन्ड्रिया में यहाँ पर क्या होता है, यानी कि जो ग्लाइसिन आए हैं, 2 मॉलिक्यूल आ गए ग्लाइसिन के, तो 2 ग्लाइसिन से यहाँ पर एक बनता है सीरीन, 1 मॉलिक्यूल ऑफ सीरीन बाय, यहाँ पर ग्लाइसिन से सीरीन बनता है बट यहाँ पर 2 एंजाइम काम करते हैं इस रिएक्शन में, 1 ग्लाइसिन डीकार्बोक्सिलेज 6 नंबर यानी कि फर्स्ट यहाँ पर काम करता है ग्लाइसिन डीकार्बोक्सिलेज एंड दिस एंजाइम रिक्वायर्स द 5-10 मिथिलीन टेट्राहाइड्रोफोलेट एज अ को फैक्टर। ये जो एंजाइम है उसकी एक्टिविटी के लिए को फैक्टर चाहिए होता है 5-10 मिथिलीन टेट्राहाइड्रोफोलेट। और दूसरा यहाँ पर एंजाइम है सीरीन हाइड्रोक्सी मिथाइल ट्रांसफरेज। तो यहाँ पर जो ग्लाइसिन है, ग्लाइसिन कन्वर्ट होता है सीरीन में, यहाँ पर जो NAD है, NAD को कन्वर्ट किया जाता है NADH में और एक यहाँ पर अमोनियम आयन रिलीज किया जाता है। दिस अमोनियम आयन इज रिलीज्ड इन द माइटोकॉन्ड्रिया एंड यहाँ पर एक वाटर मॉलिक्यूल को यूटिलाइज किया जाता है और यहाँ पर CO2 रिलीज किया जाता है, उसका डीकार्बोक्सिलेशन किया जाता है। तो यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल है ग्लाइसिन के, इट मीन्स ये क्या है, ये उसमें टोटल है 4 कार्बन, तो 4 कार्बन में से एक कार्बन यहाँ पर रिलीज किया इन द फॉर्म ऑफ CO2 और एक यहाँ पर बनता है क्या, सीरीन अमीनो एसिड। बट ये जो अमोनियम आयन है यहाँ पर रिलीज हुआ है उसको भी रीएसिमिलेट किया जाता है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। और एक यहाँ पर CO2 रिलीज किया, सीरीन बन गया, सीरीन आगे ट्रांसपोर्ट किया जाता है टू द पेरोक्सिसोम, पेरोक्सिसोम में सीरीन के ऊपर एक्ट करता है एंजाइम सीरीन अमीनो ट्रांसफरेज, जो 8 नंबर है यहाँ पर एंजाइम कौन सा है, सीरीन अमीनो ट्रांसफरेज एंड कन्वर्ट सीरीन टू हाइड्रोक्सी पायरुवेट, हाइड्रोक्सी पायरुवेट के अंदर कन्वर्ट किया जाता है। देन हाइड्रोक्सी पायरुवेट कन्वर्ट हो जाता है ग्लिसरेट के अंदर बाय हाइड्रोक्सी पायरुवेट रिडक्टेज एंजाइम। यहाँ पर रिडक्टेज एंजाइम काम करता है, NADH को यूटिलाइज किया जाता है और उसको NAD में कन्वर्ट किया जाता है। तो एक NADH यहाँ पर यूटिलाइज किया जाता है फॉर द कन्वर्जन ऑफ hydroxypyruvate to glycerate and again this glycerate formed in the peroxisome, peroxisome में glycerate बन गया है, उसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है टू द क्लोरोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट में जाने के बाद उसके ऊपर एक फॉस्फेट ग्रुप ऐड किया जाता है बाय काइनेज एंजाइम। काइनेज कौन सा है, ग्लिसरेट काइनेज। तो यहाँ पर एक ATP को यूटिलाइज किया जाता है और ADP में कन्वर्ट किया जाता है और जो फॉस्फेट ग्रुप है वो 3rd कार्बन पे यहाँ पर ट्रांसफ़र किया जाता है बाय काइनेज एंजाइम। तो 3 फॉस्फोग्लिसरेट यहाँ पर बन जाएगा। तो जो यहाँ पर इनिशियल रिएक्शन में, रिएक्शन 1 में क्या हुआ था, 2 मॉलिक्यूल बने थे फॉस्फोग्लाइकोलेट के, उसमें कितने कार्बन थे, 4 कार्बन। 4 कार्बन में से एक कार्बन यहाँ पर रिलीज हुआ इन CO2 के फॉर्म में और जो आगे 3 कार्बन बचे हैं, 3 कार्बन को यहाँ पर आगे मल्टीपल स्टेप्स में कन्वर्जन होने के बाद यहाँ पर 3 कार्बन कंपाउंड बन गया, कौन सा, फॉस्फोग्लिसरेट। तो
फर्स्ट रिएक्शन से जो 2 मॉलिक्यूल बने हैं फॉस्फोग्लिसरेट के यानी कि 6 कार्बन, और जो एक मॉलिक्यूल बना है 3 फॉस्फोग्लिसरेट का बाय फोटो रेस्पिरेशन साइकिल, तो यहाँ पर कितने हो गए, ये दोनों मिलाकर 6 कार्बन प्लस 3 कार्बन, ये हो गए 9 कार्बन। तो एक कार्बन कहाँ चला गया, एक कार्बन CO2 के फॉर्म में डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन में चला गया, कौन से ऑर्गेनेल में, तो माइटोकॉन्ड्रिया में। तो याद रखो कि जो यहाँ पर अब बने हैं ये 3 फॉस्फोग्लिसरेट के 2 मॉलिक्यूल्स और एक मॉलिक्यूल इस साइकिल से बना है, तो ये दोनों जो मॉलिक्यूल्स बने हैं यानी कि 3 फॉस्फोग्लिसरेट के, उनको जब लाइट इंटेंसिटी कम हो जाएगी, टेम्परेचर कम हो जाएगा, तो केल्विन साइकिल में यूटिलाइज किया जाएगा। तो कार्बन फिक्सेशन में जो यहाँ पर CO2 यूज़ करना था, तो यहाँ पर फोटो रेस्पिरेशन में क्या किया जाता है, ऑक्सीजन यहाँ पर सबस्ट्रेट यूज़ करता है, रुबिस्को एंजाइम, और 3 कार्बन कंपाउंड जो बने हैं उनको केल्विन साइकिल में यूज़ किया जा सकता है। तो जो यहाँ पर CO2 रिलीज हो रहा है, CO2 रिलीज हो रहा है, इसका मतलब ये तो लॉस है फोटो रेस्पिरेशन में, कि जो C3 साइकिल में CO2 के फिक्सेशन के लिए कितने ATP यूज़ किए जाते थे, 3 ATP को यूटिलाइज किया जाता था फॉर 1 CO2 फिक्सेशन, और 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NADPH, 2 मॉलिक्यूल्स यूटिलाइज किए जाते थे NADPH के और 3 ATP के। तो यहाँ पर डीकार्बोक्सिलेशन हो रहा है माइटोकॉन्ड्रिया में, यानी कि एक कार्बन यहाँ पर लॉस हो रहा है। तो यहाँ पर लॉस कितना है, 3 ATP का लॉस है और 2 NADPH का लॉस है इन डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। तो ये जो फोटो रेस्पिरेशन साइकिल है या C2 साइकिल है, सिंपली इससे क्वेश्चन डिज़ाइन होते हैं कि कौन से रिएक्शन कौन से सेल ऑर्गेनेल में होते हैं। तो यहाँ से याद रखो, क्लोरोप्लास्ट में कौन से रिएक्शन होते हैं, पेरोक्सिसोम में कौन से होते हैं, और माइटोकॉन्ड्रिया में कौन से रिएक्शंस होते हैं। तो अगर हम वाटर मॉलिक्यूल की बात करते हैं, तो सेकंड रिएक्शन में यहाँ पर 2 वाटर मॉलिक्यूल यूटिलाइज किए जाते हैं, बट यहाँ पर 2 वाटर मॉलिक्यूल फॉर्म किए जाते हैं रिएक्शन नंबर 4 में, और यहाँ पर रिएक्शन नंबर जो 6 और 7 है, यहाँ पर एक वाटर मॉलिक्यूल को यूटिलाइज किया जाता है। तो 2 यहाँ पर यूटिलाइज किए जा रहे हैं, तो 2 मॉलिक्यूल यहाँ प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो एक ही यहाँ पर नेट मॉलिक्यूल यूटिलाइज किया जा रहा है इन द C2 साइकिल। और जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन यहाँ पर एक मॉलिक्यूल यहाँ से यूटिलाइज किया जाता है, और एक तो रिसाइकल होता रहता है H2O2 से, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज को न्यूट्रलाइज करने से। तो एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल यहाँ पर C2 साइकिल में यूज़ किया जाता है, और एक ATP यहाँ पर यूटिलाइज किया जाता है। तो नेट समरी भी हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी यहाँ पर समरी डिस्कस करने से पहले जो NH4 या अमोनियम आयन रिलीज हुआ है इन माइटोकॉन्ड्रिया, उसका क्या किया जाता है, उसको रीएसिमुलेट किया जाता है इन द क्लोरोप्लास्ट बाय ग्लूटामिन सिंथेज एंजाइम। तो जो NH4 रिलीज हुआ है प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइसिन डीकार्बोक्सिलेशन, ग्लाइसिन अमीनो एसिड का डीकार्बोक्सिलेशन होने के बाद NH4 रिलीज हो गया, उसको इफिशिएंटली रीएसिमुलेट किया जाता है इनटू द क्लोरोप्लास्ट ऑर्गेनेल बाय ग्लूटामाइन सिंथेज एंजाइम, और ग्लूटामेट अल्फा कीटोग्लूटारेट अमीनो ट्रांसफरेज पाथवे, इस पाथवे से उसको रीएसिमुलेट किया जाता है। और फॉर द रीएसिमुलेशन यहाँ पर एक ATP को यूटिलाइज किया जाता है, यानी कि जो अमोनियम आयन यहाँ पर रिलीज हो गया है या अमोनिया, उसको रीएसिमुलेट करने के लिए एक ATP को यूज़ किया जाता है, और 2 फेराडॉक्सिन यहाँ पर यूटिलाइज किए जाते हैं फॉर द रीएसिमुलेशन ऑफ द NH4 आयन। तो जो NH4 रिलीज हुआ है माइटोकॉन्ड्रिया में, वो कहाँ पर चला जाता है, क्लोरोप्लास्ट में, उसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है फ्रॉम माइटोकॉन्ड्रिया
टू क्लोरोप्लास्ट, और क्लोरोप्लास्ट में ये रिएक्शन होगा, NH4 रिएक्ट विथ ग्लूटामेट, और ये एंजाइम यहाँ पर कौन सा है, ग्लूटामिन सिंथेज। तो यहाँ पर ग्लूटामिन बनता है ये क्लोरोप्लास्ट सेल ऑर्गेनेल में। तो जो नेट समरी है C2 साइकिल का या फोटो रेस्पिरेशन का, यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल यूटिलाइज किए जाते हैं राइबुलोज 1,5-bis फॉस्फेट के, यानी कि 5 कार्बन इंटू 2, ये हो गए 10 कार्बन, और 3 O2 यहाँ पर यूटिलाइज किए जाते हैं, और एक वाटर मॉलिक्यूल, एक ATP यूटिलाइज किया जाता है फॉर कन्वर्जन ऑफ ग्लिसरेट टू 3-फॉस्फोग्लिसरेट, लास्ट स्टेप काइनेज वाला। और जो NH4 का रीएसिमिलेशन है उस स्टेप में ये यूटिलाइज किए जाते हैं 2 फेराडॉक्सिन रेड्यूस्ड फॉर्म वाले, उसके साथ 2 H+ आयन और एक ATP फॉर द रिक्वायर्ड बाय द ग्लूटामिन सिंथेज एंजाइम। और फाइनली क्या बनता है, 3-फॉस्फोग्लिसरेट के 3 मॉलिक्यूल बनते हैं, 3 कार्बन कंपाउंड, 3 मॉलिक्यूल कितने हो गए, 9 कार्बन, और एक कार्बन यहाँ पर CO2 के फॉर्म में रिलीज किया जाएगा इन माइटोकॉन्ड्रिया। और यहाँ पर 2 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट रिलीज किए जाएंगे, एक ADP रिलीज किया जाएगा यहाँ से, जो ATP यूटिलाइज किया जा रहा है वहाँ से, और जो रीएसिमिलेशन वाला स्टेप है वहाँ पर 2 वाटर मॉलिक्यूल जो 2 फेराडॉक्सिन यहाँ पर यूटिलाइज किए थे रेड्यूस्ड फॉर्म वाले, उसको ऑक्सीडाइज किया जाएगा, और एक ADP रिलीज होगा, और एक फॉस्फेट ग्रुप, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। तो जो C2 साइकिल है ये हुआ उसका नेट समरी। बट C2 साइकिल एंजाइम्स भी रेगुलेट कराता है। तो C2 साइकिल कौन से प्रोटीन को या एंजाइम्स को रेगुलेट करता है? तो C2 साइकिल क्या करता है, एनहांस करता है एक्सप्रेशन ऑफ जीन्स इनकोडिंग द कंपोनेंट्स ऑफ साइक्लिक इलेक्ट्रॉन पाथवे या साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो। जो फोटोसिस्टीम सेकंड है, फोटोसिस्टीम फर्स्ट है, उनमें जो साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है फोटोसिस्टीम फर्स्ट में, उसमें जो कंपोनेंट्स इन्वॉल्व है उनके जीन को एक्सप्रेस कराने में एनहांस करता है C2 साइकिल। बट डिक्रीज कराता है किसको, ट्रांसक्रिप्ट्स इनकोडिंग प्रोटीन्स इन्वॉल्व इन सिंथेसिस ऑफ स्टार्च एंड सुक्रोज। यानी कि जो C3 साइकिल होगी, C3 साइकिल से आगे ट्रायोज फॉस्फेट को यूटिलाइज किया जाता है स्टार्च सिंथेसिस के लिए या सुक्रोज सिंथेसिस के लिए। बट C3 साइकिल तो नहीं चल रही है, यहाँ पर C2 चल रही है। तो C2 चल रही है तो स्टार्च और सुक्रोज सिंथेसिस वाले जीन को एक्सप्रेस कराने में एनर्जी क्यों खर्च करे। तो C2 साइकिल चलती है तो डिक्रीज किए जाते हैं ट्रांसक्रिप्ट्स एनकोडिंग द प्रोटीन्स इन्वॉल्व इन सिंथेसिस ऑफ स्टार्च एंड द सुक्रोज। तो नेक्स्ट क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेटाबोलाइट्स बिटवीन C3 एंड C2 साइकिल रेगुलेटेड बाय। तो जो मेटाबोलाइट्स होते हैं C3 साइकिल के और C2 साइकिल के वो कौन रेगुलेट कराता है, यहाँ पर कौन कौन रेगुलेट करता है। 1 काइनेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ रूबिस्को। जो रूबिस्को एंजाइम है उसके पास जो काइनेटिक प्रॉपर्टीज है वो रेगुलेट करते हैं मेटाबोलाइट्स को। या इनहेरेंट टू द प्लांट, ये प्लांट के पास इनहेरेंट प्रॉपर्टी है रूबिस्को की काइनेटिक प्रॉपर्टी, वो रेगुलेट करते हैं मेटाबोलाइट्स ऑफ C3 एंड C2 साइकिल। सेकंड, एनवायरनमेंट में क्या क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एटमॉस्फेरिक CO2 एंड O2 एंड द टेम्परेचर। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2, ऑक्सीजन एंड एट टेम्परेचर डिसाइड करता है कि जो मेटाबोलाइट्स है उनको उसका कॉन्सेंट्रेशन क्या है, C3 साइकिल के मेटाबोलाइट और C2 साइकिल के मेटाबोलाइट। नेक्स्ट यहाँ पर एक टर्म आती है स्पेसिफिसिटी फैक्टर विच इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस सिंबल, एंड दिस फैक्टर एस्टिमेट्स द प्रेजेंस ऑफ रूबिस्को फॉर CO2 वर्सेस ऑक्सीजन। कि जो रूबिस्को एंजाइम है उसका प्रेजेंस यहाँ पर इस फैक्टर से डिटरमाइन किया जा सकता है फॉर द CO2 एंड O2, यानी कि कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी के लिए प्रेजेंस और ऑक्सीजनेज एक्टिविटी के लिए। उसका यहाँ पर फॉर्मूला है
specificity factor, this specificity factor equals to phi c डिवाइडेड बाय के सी, उसको भी डिवाइड किया जाता है फी 0 बाय के ओ, फी ओ बाय के ओ। तो यहाँ पर फी सी क्या रिप्रेजेंट करता है कि मैक्सिमम वेलोसिटी फॉर कार्बोक्सिलेशन। सी, फी सी से फी है वेलोसिटी और के है माइकलिस मेंटेन कांस्टेंट। तो फी 0 रिप्रेजेंट करता है मैक्सिमम वेलोसिटी फॉर कार्बोक्सिलेशन और फी ओ रिप्रेजेंट करता है मैक्सिमम वेलोसिटी फॉर ऑक्सीजनेशन। तो ये कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी के लिए है वेलोसिटी और ये है ऑक्सीजनेज एक्टिविटी के लिए। फाइल के सी रिप्रेजेंट करता है माइकलिस मेंटेन कांस्टेंट फॉर कार्बोक्सिलेज। के रिप्रेजेंट्स द कार्बोक्सिलेज, sorry, K represents the Michaelis Menten constant and C represents the CO2 या कार्बोक्सिलेशन। और जो KO है रिप्रेजेंट करता है Michaelis Menten constant फॉर O2 यानी कि ऑक्सीजनेज एक्टिविटी के लिए प्रेजेंस ऑफ रूबिस्को। सो दिस इज ऑल अबाउट द टुडेज लेक्चर। थैंक यू डियर फ्रेंड्स, and please subscribe the channel and click the bell icon button to get the notifications of upcoming videos.